नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं, एक थोड़ी सी बेमौसम बात हो रही है। दरअसल बड़ी झील के बारे में लोग तब बात करते हैं जब बारिश होती है या कोई अतिक्रमण की चर्चा होती है। आज हम बेमौसम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ना तो बारिश है ना अतिक्रमण की चर्चा, लेकिन हम बात करना चाहते हैं झील के बारे में क्योंकि बड़ी झील अब सच में खतरे में है। रामसर साइट का जो टैग उसको मिला था वो भी जाने की स्थिति में है क्योंकि भोज वेटलैंड के चलते इससे ये तमगा मिला था। लेकिन अब जो वेटलैंड है वो खतरे में है क्योंकि झील के किनारे जंगल कट रहे हैं और उसके साथ साथ बुरी खबर ये है कि निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। इसका लैंड यूज चेंज किया जा रहा है। ये वो सब चीज़ें हैं जो बड़ी झील के अस्तित्व को खतरे में डालती है या बड़ी झील की जान लेने वाली है, उसकी हत्या करने वाली है, उसका गला घोटने वाली है। आप जो भी चाहे नाम दे दें, लेकिन हालत ये है कि बड़ी झील में जो मुनारे उसकी हदबंदी बताती थी वो अब पहले भी नहीं मिल रही थी और अब भी नहीं मिल रही जब बारिश का पानी नीचे आ गया है, कम हो गया है। सवाल ये है कि आखिर बड़ी झील को बचाएगा कौन, क्योंकि ये दुनिया भर की उन संरक्षित झीलों में है जिसके लिए आज से करीब 30 साल पहले, 22 साल पहले, करीब 28 साल पहले की बात करें तो जापान ने बड़ी रकम दी थी, लगभग 600 करोड़ रुपए भोपाल झील को बचाने के लिए दिया था और इसकी गाद भी इसके बदले में उन्होंने मांगी थी जो झील के भीतर का कचरा होता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात है कि लोग इसके बारे में अभी कह सकते हैं देशी कहावत में कि मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। भोपाल के लोग भी खामोश है, नगर निगम को बचाने वाले एनजीओ भी खामोश है, जो नगर निगम की एक तरह से रक्षा करता है नगर निगम भोपाल, वो भी खामोश है क्योंकि इसके किनारे, झील के किनारे अतिक्रमण हो रहा है। और इसमें आपको बता दें कि खानू गाँव जो इलाका है वहाँ से लेकर बेहटा, भैंसाखेड़ी, बोरवन, हलालपुरा, ये वो इलाके जहाँ पक्के निर्माण कार्य हो रहा है। भदभदा जो इसका मुहाना है उसके आसपास भी मजबूती से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन इस बारे में अभी सब सो रहे हैं क्योंकि मास्टर प्लान बना भी नहीं है। जो 1995 का मास्टर प्लान है वो 2021 तक चल रहा है, जबकि 2021 में मास्टर प्लान बन जाना चाहिए था 2031 के हिसाब से। अभी सब कुछ बेतरतीब है और कह सकते हैं कि सब कुछ अपने हिसाब से हो रहा है। शहर भी अपने हिसाब से आकार ले रहा है, लोग अपने हिसाब से मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, झील के किनारों को ध्वस्त कर रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं भोपाल की झील में मलबा रोकने के लिए, नालों को रोकने के लिए। लेकिन जब भी इस पर बात होती है तो मालूम होता है कि पुराने शहर का बहुत सारा कचरा अभी भी बड़ी झील में जा रहा है। तो ये बहुत सारी बातें जो चिंता में डालती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भोपाल की बड़ी झील खतरे में है। महत्वपूर्ण विषय है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी और झीलों के जानकार, बल्कि झील के लिए जान उड़ाने वालों में शामिल कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमल राठी जी, मामला झील, बड़ी झील का, और आपने इसको लेकर हाईकोर्ट तक दौड़ लगाई है। ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें, वहाँ भी आपने इसमें बहुत सारे आवेदन लगाए, अदालतों के आदेश भी हुए, लेकिन सब ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। अब या तो झील जनता के भरोसे है या ऊपर वाले के भरोसे। सरकार और प्रशासन के पर कितना भरोसा आपका है, उसकी राय, आपकी राय में इसको भी आप शामिल करें। राठी जी। भाई साहब, मैं सबसे पहले झील के बारे में तो आज ये बात रखना चाहूँगा, पहले तो कुछ रोचक तत्व रखना चाहूँगा जो भोपाल की जनता को आपके माध्यम से पहुँच सके। पहली चीज़ ये है कि भोपाल का जो तालाब है वो एक वेटलैंड है, जैसे हम तालाब कहते हैं। वेटलैंड माने दलदली भूमि, जो तालाब के आसपास जो दलदली भूमि है, और जो दलदली भूमि है उसमें भोज वेटलैंड परियोजना के तहत 17 लाख पेड़ लगाए गए थे। संख्या में एक बार फिर बोलना चाहूँगा, 17 लाख पेड़ लगाए गए थे। इन 17 लाख पेड़ों के कारण वहाँ प्रवासी पक्षी जो बाहर बर्फ़ जम जाने के कारण नहीं रह पाते हैं, वो लाखों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर चल के हमारे हिंदुस्तान आते हैं। और उनके लिए भोज वेटलैंड बहुत ही माफिक जगह थी, जहाँ वो रहते थे, उनको भोजन प्राप्त होता है और जहाँ वो अपना प्रजनन करते हैं और फिर अपने बच्चों को लेकर वापस साइबेरिया चले जाते हैं। इसके अलावा एक और रोचक तथ्य आपको बताऊंगा कि भोपाल से लगा हुआ बड़े तालाब के साथ में वन विहार है। इस क्षेत्र में जहाँ वो 17 लाख पेड़ लगे हैं, हिंदुस्तान में लगभग 1200 प्रजाति की लोकल पक्षियाँ हैं। उन लोकल पक्षी में से 25%
लगभग 200-250 की संख्या की प्रजाति हमारे भोज वेटलैंड के उन 17 लाख वृक्षों में रहती है 12 महीने। ये बहुत जो बर्ड लवर्स हैं भोपाल के, जो सुबह 5 बजे तालाब पे जाके फोटो खींचते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। इसका ऑफिशियल डाटा वन विहार के पास है। सारी जानकारियां जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑफिशियल है और जो उपलब्ध है जी। तो आप सोचिए कि हमारे पास 1200 पक्षी, मतलब हिंदुस्तान के 1200 में से 25% पक्षी हमारे तालाब पे रहते हैं, जो हमारा वेटलैंड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और यही सब चीज़ों के चलते हुए हमें रामसर साइट का तमगा उसमें मिला। इसके दो फायदे मिलते हैं। एक, हमको सस्ते में लोन मिलता है विदेशों से। इसके अलावा चाहे तो डोनेशन भी बहुत सारा मिलता है, जो हमारी सरकार एक के बाद कभी ले नहीं पाई। दूसरा, आजकल एक नई रामसर वालों का है कि रामसर सिटी डेवलप करने की बात करते हैं। तो हमारे पास टूरिज्म के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो हम टूरिज्म को भी डेवलप साथ में अगर करते हैं और रामसर सिटी का दर्जा भी ले लें, तो मुझे लगता है कि भोपाल में इंडस्ट्री से ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी सफल हो सकती है। आज भोपाल में बड़ी बड़ी होटलें भी आ गई हैं और कुछ तो तालाब किनारे भी हैं जी। तो मुझे लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा सफल हो सकती है। इसके बाद अब आप देखेंगे कि उस तालाब को, तो हिंदुस्तान में जो भी लगभग 4.5 लाख वेटलैंड इसरो द्वारा आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर उनके संरक्षण के लिए काफ़ी निर्देश दिए। तो 2010 में और फिर 2017 में भी भारत सरकार ने उनके लिए नियम बनाए। उन नियम के आधार पे मध्य प्रदेश में भी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष जो हैं वो पर्यावरण मंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी होते हैं। और उसमें सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को भी शामिल किया गया है सदस्य के रूप में। उसमें एक्सपर्ट कमेटी है, ग्रीवेंस कमेटी है, सब है, क्योंकि एक दूसरे डिपार्टमेंट पे न लड़े और काम हो। लेकिन उसके बाद भी देखेंगे 2018 के आसपास उसका गठन हुआ और 2021 तक उसकी एक बैठक हुई, जबकि साल में 3 बैठक उसमें अनिवार्य है। तो इससे उनकी गंभीरता पता लग रही है कि कितना वो चाहते हैं। बिल्कुल राठी जी, यही तो चिंता की बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक इसमें दखल दे रहा है, इसके लिए कमेटियां बन रही है। कहने को सरकारें भी बहुत इसको बचाने की बात करती है, लेकिन बच नहीं पा रहा है। हम इसलिए आज चिंता जता रहे हैं कि इस समय सब लोग की नज़र से इस झील का एक तरह से गायब हो जाना है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर पर्यावरण प्रेमी उमाशंकर तिवारी जी भी हैं। उमाशंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कुल मिलाकर ये जो सारा मामला है, मैं पहुंचूंगा गौरव जी के पास। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। ये जो बात बहुत विस्तार से कमल राठी जी ने बताया, भोपाल के बड़ी झील को रामसर साइट पर जो चुना गया था वो 19 अगस्त 2002 की बात है ये। लेकिन उसके बाद से लगातार झील की चिंता तो की जा रही है जुबानी, लेकिन अगर हम जमीनी सच्चाई देखें तो वो इससे उलट है। इंक्रोचमेंट भी हो रहा है, लैंड यूज चेंज हो रहा है, गंदे नाले भी इसमें मिल रहे हैं, जंगल जो इसके आसपास है वो भी कट रहा है। तो कुल मिलाकर इसकी चौतरफा बर्बादी हो रही है। और हम कह सकते हैं बहुत दुख के साथ कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि रामसर साइट का जो तमगा बड़ी झील को मिला हुआ है वेटलैंड की वजह से, वो भी छिन जाए। आपकी राय? राघव जी, झील के अगर प्रारंभिक चरण की बात करें तो 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये झील फैली हुई थी, जिस पर लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण होते रहे और उनमें भूमाफिया भी शामिल थे और गांव के आमजन भी शामिल थे, जिन्हें उस समय की सरकारों ने लगातार संरक्षण दिया, जिसके कारण आज इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है वो 8 वर्ग किलोमीटर रह गया है। सबसे पहली बात तो ये रही जिसे अनैतिक संरक्षण के तौर पर देखा जाए जी। दूसरा, वर्तमान में मास्टर प्लान पिछले साल भर से 1.5 साल से अटका हुआ पड़ा है। मास्टर प्लान अगर भोपाल का मास्टर प्लान लागू हो जाता है तब भी बड़ी झील को बचाने की एक कवायद की जा सकती है, जो अभी तक संभव नहीं हो पाई है। और सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, मंत्रालय में अटका हुआ है, जो जिनको कभी भी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों को लेकर के कभी भी घोषित करने की जो बात की जा रही है, उसमें राजनीतिक हितों का ख्याल रखते हुए उसे घोषित करने का संभावना जतलाई जा रही है। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 6 साल पहले, अगर हम ज्यादा समय ना लें, हम 6 साल पहले की बात करें तो 6 साल पहले एनजीटी ने दायरा तलाशने के निर्देश दिए थे प्रशासनिक अधिकारियों को, लेकिन वो दायरे नहीं तलाशे गए।
जिसके कारण जो मैरिज गार्डन अवैध तौर पर वहां चल रहे हैं, हालांकि उनके पास वैधानिक तौर पर कुछ परमिशन है, लेकिन उन्हें एनजीटी के निर्देशों के तहत अवैधानिक माना जा सकता है। वो मैरिज गार्डन बंद किए जा सकते थे, वो आज तक बंद नहीं किए गए, और उल्टा इस दौरान जी एक मेडिकल कॉलेज को और एक 5 स्टार होटल को वैधानिक अनुमतियां प्रदान कर दी गई और वहां पर अवैध निर्माण कर दिए। गौरव जी, इसमें एक चीज और है। अब वो जो मैरिज गार्डन की हम बात कर रहे हैं, जो भोपाल में आते से दिखना शुरू होते हैं बैरागढ़ में, उनके किनारे यानी झील के किनारे वहां एक रोड भी बनाए जाने का प्रस्ताव है। अगर वो रोड बनती है तो कहा जा रहा है कि उससे झील का संरक्षण होगा, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि उससे झील का संरक्षण नहीं होगा, बल्कि झील को जल्दी मिटने की कहानी और तेजी से शुरू हो जाएगी। नहीं, कई जगह तो पक्के निर्माण कर भी दिए गए हैं राघव जी, और जिसके कारण और जो गंदा पानी रोका जाना चाहिए था, वो गंदा पानी भी नहीं रोका जा रहा मिलने से, जिसके कारण जो पानी की कैटेगरी है वो बी कैटेगरी में आ गई है, जिसके कारण पेयजल का खतरा और पूरे शहर की स्वास्थ्य को लेकर के खतरा खड़ा हो गया है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ उमाशंकर तिवारी जुड़ गए हैं। उमाशंकर तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पेड़ पौधे आप लगाते हैं, पेड़ पौधों को आप बचाते भी हैं, झील को बचाने के लिए भी काम आप कर रहे हैं। सवाल है कि जब सब खामोश हैं, लोग चुनाव में लगे हैं, कोरोना काल था, लोग दूसरे कामों में जुट गए थे, खामोश थे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस खामोशी में इस झील को एक तरह से गुमनामी में जाने के बजाय उसकी चिंता के लिए ये चर्चा आज हम शुरू कर रहे हैं। जो झील की स्थिति है वो बहुत भयावह है। बातचीत में ये स्पष्ट हो गया है कि अगर इसको नहीं बचाया गया, इसकी चिंता नहीं की गई, तो रामसर साइट जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी तमगा, वो जो आपको एक मिला है तमगा जो मिला, वो छिन जाएगा। आपकी इसमें राय? ये विषय बहुत अच्छा है और आप ऐसे विषयों को लेकर लगातार सामने आते हैं, और इसमें लेकिन भोपाल की जनता नहीं जाग रही है, और भोपाल की क्या देश की जनता ही मैं समझता हूँ कि सो रही है। आपको आश्चर्य होगा, 10 साल पहले 15,000 नदियां हुआ करती थी, एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, और उसमें से 4,500 नदियां सूख गई हैं, और आजादी के समय 70 सालों में 30 लाख तालाब हुआ करते थे, जिसमें से 20 लाख तालाब, कुएं और झील बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और ये क्यों हुआ है? ये सिर्फ हम लोगों के जो देश की जनता है, चाहे भोपाल की जनता हो, उनकी कमी से हुआ है। अभी बड़ा तालाब भी थोड़े दिन बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ वहाँ पे अभी सरकार को अभी टेंडर निकाल के भेज देना चाहिए, ताकि ये बहुत रोजाना का रोज पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं कचरे से भरा जा रहा है, कहीं बड़ा होटल बना दिया जा रहा है, क्योंकि आज नेतागिरी के कारण सब चुप है, आम जनता भी चुप हो जाती है। वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदे में देखती है, मेरा नुकसान नहीं हो जाए। तो जब ऐसा जिस शहर का नागरिक ही शांत होगा और जिस शहर के जो जनप्रतिनिधि शांत हो जाएंगे, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, तो उस देश का, उस शहर का सर्वनाश होना तय है। और 40% लोग 2030 तक पानी की कमी से जूझ रहे होंगे। उस दिन शायद तालाब की याद आएगी, उस दिन शायद हम कुएं बावड़ी की तरफ लौटेंगे। हर साल ये होता है, बावड़ियां आके साफ करेंगे। भोपाल कुएं, बावड़ी और तालाबों का शहर है, लेकिन आज देखिए कितनी सारी बावड़ियां नष्ट कर दी गई, या तो उनमें गंदा पानी मिल रहा है। इस तालाब की बात अगर हम करें तो 2 करोड़ लीटर रोज सीवेज पानी इसमें मिलता है, कोई देखने वाला नहीं है। बात जब भी होती है आपके माध्यम से, आप जैसे जो अन्य पत्रकार हैं उधर चैनलों पे बात हो जाती है और बुद्धिजीवी वर्ग अपनी राय रख देता है, लेकिन इसके लिए गंभीरता से प्रयास होंगे तब जाकर कुछ हो पाएगा। अन्यथा अभी भदभदा के यहाँ एक होटल बन गया, धीरे धीरे जिसको जहाँ लग रहा है वो वहाँ साइड निकाल रहा है। कहीं तालाब के अंदर उन्होंने सिनेमा हॉल बना दिए, वो भले ही पड़े हुए हैं, लेकिन उससे पैसे जो बनना थे अधिकारियों के, नेताओं के, वो बन गए। अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। तालाब की जो मुनारें थी वो अंदर डूब जाती हैं, पूरा ये जितने शादी हाल हैं ये सब इसमें ही है। सारी चीजें सबको मालूम है, अधिकारियों को मालूम है, लेकिन करे कौन? वो है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, क्योंकि सारे चूहे हैं। तो ये स्थिति हो चुकी है सर। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अब तो बागड़ खेत खा रही है। जिनके जिम्मे इसकी सुरक्षा का है वही इसको एक तरह से डुबाने में लगे हैं। झील डूब रही है, खत्म हो रही है। योगीराज जी, जो चिंता बहुत 2 टूक शब्दों में बताई उमाशंकर तिवारी ने कि जनता सो रही है, जो जनप्रतिनिधि है वो खामोश है या वो अपनी खुद की चांदी काट रहे हैं। अधिकारी आज है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन भोपाल शहर के जो लोग हैं वो खामोश है। सवाल ये है कि जो झील की बात कर रहे हैं, मैं इसमें 2-4 नाम और बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में करीब 7-9 ऐसे इलाके तलाश किए गए हैं जो केंद्र के पास भेजे गए हैं प्रस्ताव के तौर पर कि यहाँ वेटलैंड है। उसमें वारना रिजर्वायर जो रायसेन जिले में आता है, हलाली बांध जो है वो भी रायसेन जिले में आता है, रंगावन रिजर्वायर जो छतरपुर में आता है,
सिरपुर वेटलैंड इंदौर नगर निगम में, यशवंत सागर इंदौर नगर निगम में, गांधी सागर जो है वो मंदसौर नीमच का इलाका है, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी का है। ये वो इलाके हैं जो वेटलैंड के मामले में केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं कि इनको संरक्षित किया जाए। लेकिन सवाल है कि हम नया नाम भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से ही है उनको बचाने के बजाय उनको मिटाने में लगे हैं। एक और जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि पिछले करीब 4-5 सालों में 600 हेक्टेयर जो वेटलैंड का इलाका था, जो पानी के लिए कैचमेंट एरिया था, वो खत्म हुआ है। अब सिर्फ 3200 हेक्टेयर वेटलैंड का इलाका है, कैचमेंट इलाका है, जो वेटलैंड तो नहीं कहेंगे, कैचमेंट का है, जिससे पानी बड़ी झील में आता है, वो बचा हुआ है। यानी पिछले 6 साल में 600 हेक्टेयर खत्म हुआ। अब अगले 6 साल में शायद ये रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है, लैंड यूज लोग चेंज कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं झील का एक तरह से गला घोंट रहे हैं। आपकी राय? नहीं, मैं भी सभी साथियों की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये झील तो अपनी भोपाल की सांस है और उसको आप एकदम उसका गला घोट रहे हो आप। और जैसा कि कमल राठी जी ने कहा कि प्रवासी पक्षियों के लिए तो बहुत बड़ा आश्रयदाता है। मैं तो कहूँगा कि प्रवासी पक्षियों का 7 स्टार होटल है बड़ा तालाब का वेटलैंड, लेकिन प्रवासियों से खतरा ज़्यादा भोपाल के निवासियों से उसको। बिल्कुल। जिस तरीके से भोपाल के निवासियों ने तालाब के अंदर घुस के ही मकान बनाए, होटलें बनी, तो मैरिज गार्डन बने, और ये क्या सबको दिखता नहीं है? एक ये तय नहीं हो पाया अभी तक कि बड़े तालाब की आखिर हद क्या है, बड़े तालाब की आखिर सीमा क्या है। जब सीमा ही तय नहीं है तो आप उसकी रक्षा कैसे करोगे आप? और ये सीमा तय करने का काम किसका है और कब तय हो जानी चाहिए थी? लेकिन योगीराज जी, सीमा भी साजिशन तय नहीं की जा रही है, क्योंकि एक बार अगर वो तय हो गई तो फिर लाइन बन जाएगी। लेकिन ये दिल बहलाने की बात है, सीमा तो तय हो चुकी है। राठी जी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि इसका जो मैप है वो बन चुका है, लेकिन वो सबके सामने नहीं आ पा रहा है। हम लोग सिर्फ मुनारों में अटक जाते हैं। जी नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, एक बार यदि उसकी हद बन जाए कि नहीं साहब ये यहाँ तक इसका वो सैटेलाइट से इसका नहीं, इसका जीपीएस सर्वे हो चुका है। ये एपको ने इसका जीपीएस सर्वे कराया था, और आश्चर्य की बात है कि उस जीपीएस सर्वे में 8 वर्ग किलोमीटर ज्यादा उसका क्षेत्रफल आया था। 28 वर्ग किलोमीटर का मामला 38 वर्ग किलोमीटर तक पहुंचा था कि इसकी जो सीमा है वो इतनी ज्यादा है जी। लेकिन अब आप उसी को नहीं बचा पाए जो वर्तमान में है, तो आप 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर और कहां से जो वर्तमान में उसी को निपटाने की तैयारी, उसी को निपटाने की, तो आप मतलब उसके लिए बड़े गंभीरता से एक प्लान बना के करना पड़ेगा। और मुनारे जो खड़ी की गई हैं उनको पक्के उसमें तब्दील करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो हर 3-4 साल में, जो मैं तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की, बार बार ऐसी बाढ़ ना आए, ऐसी हम कामना करते हैं, लेकिन भोपाल के तालाब के लिए बाढ़ बार बार आए, क्योंकि इससे उसकी हद पता चल जाती है कि भोपाल का तालाब का पानी कहाँ तक घुस रहा है। जब अस्पताल में घुसा भोपाल के तालाब का पानी, तब समझ में आया कि भोपाल का तालाब तो वहां तक था, ये अस्पताल तालाब में बना हुआ है। तो ये सीमा अपने आप बताता है ये पानी कि हमारा दायरा कहाँ तक है। जहाँ तक बड़े तालाब का पानी जाता है वहाँ मुनारे बनाए जाएं, ये नहीं कि प्रेजेंट में आप मुनारे कहीं भी तान दो आप। और एक बार जब मुनारे लग जाएं तो उसकी हदबंदी पक्की की जाए, ताकि ये मालूम रहे कि नहीं अब इसके अंदर किसी को नहीं जाना। और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नगर निगम के अफसरों की, अधिकारियों की, मंत्रियों की, कि जब एक बार हदबंदी हो जाए तो फिर उसका सख्ती से पालन किया जाए। ये नहीं कि वहाँ थिएटर भी बन जाएंगे, कुछ दिनों बाद वो वाटर शो होंगे, वहाँ लेजर शो होंगे, वहाँ इस तरह की चीज़ों से अपने को परहेज करना चाहिए। रामसर साइट के बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए। अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि जिसका जिक्र अपन कर रहे हैं रामसर साइट है क्या, ये कौन सी अचंभे वाली बात है। लेकिन इसके बारे में भी जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए कि भैया ये कितने संघर्ष के बाद ये तमगा मिलता है और किस लिए मिलता है। ऐसा वेटलैंड दुनिया में कहीं नहीं है, पहली मानव निर्मित संरचना है भोपाल का बड़ा तालाब। बिल्कुल। तो मैं लौटता हूँ, लेकिन राठी जी, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए, परिंदों के लिए जो साइबेरिया से आते हैं, उन सब के लिए ये 7 स्टार, जैसा कि योगीराज जी ने कहा, होटल 5 स्टार हो सकते हैं, लेकिन परिंदों के लिए तो ये उनका इतनी बड़ी दुनिया है कि वो यहाँ आके बच्चे देते हैं, फिर बच्चों को साथ में लेके जाते हैं। आप सोचिए कि वो बच्चे देने के लिए साइबेरिया से जो पक्षी आते हैं, कितनी खूबसूरत ये जगह है, कितना बढ़िया पर्यावरण है, कितनी बेहतरीन यहाँ की आबो हवा है। ये सब बर्बाद होने वाली है अगर लोग नहीं जागे तो। आपकी राय? बिल्कुल, जैसे योगराज जी ने बताया कि उसकी हदबंदी की बात करते हैं, तो 2002 में ये 32 स्क्वायर किलोमीटर की हदबंदी हमने एक टेक्नोलॉजी के उपयोग के बिना मोटा मोटा तय करके रामसर को भेजी थी। लेकिन 2019 में कई अदालतों के निर्देशों के बाद
एक्चुअल जहां तक पानी भरा था उसकी हदबंदी की गई तो लगभग 38 स्क्वायर किलोमीटर का यह तालाब में पानी मिला था। इसके लिए पूरे जीपीएस जीआईएस मैपिंग हुई है, जीआईएस के मैप बने हैं, लेकिन वो नक्शे को दबा दिया गया, उसको बाहर नहीं आने दिया गया। दूसरा इसका लेकिन राठी जी, आज के इस जमाने में जब सोशल मीडिया और इतनी चीजें खुली हुई हैं, कोई भी चीज छुप नहीं पाती है, बेडरूम तक की चीजें बाहर आती है, तो क्या ये दबा के रखा जा सकता है? सर, नक्शा कलेक्टर की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, लेकिन उसका डाटा इस ढंग से बना के लगाया गया है कि उसको आप ले नहीं सकते। आरटीआई में वो डाटा देते ही नहीं है। दूसरी चीज, इसका हम एक और चीज ये बताना चाहेंगे कि उस तालाब की नपती के कारण और इसके अलावा तालाब का एफटीएल लिमिट की बात करते हैं, जबकि भारत सरकार के नियम में उसके एचएफएल की बात की जाती है। एचएफएल माने हाईएस्ट फ्लड लेवल। उसकी जगह हम इसको तालाब को एक टंकी का रूप मानते हैं, फुल टैंक लेवल की बात करते हैं। कोई भी अधिकारी हाईएस्ट फ्लड लेवल की बात नहीं करता, जबकि भारत सरकार के नियम में एचएफएल की बात की है, उससे 50 मीटर तक निर्माण रोकने की बात की है। लेकिन हम उसको बता देंगे, एचएफएल बता देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब वो उसके तर्क बहुत सारे देते हैं कि इसमें एचएफएल नहीं लगता, लेकिन भारत सरकार तो मानती है, वहां के वैज्ञानिकों ने माना, कानूनविदों ने माना। तो दूसरा, इस तालाब को बचाने के दो ही मात्र तरीके हैं जो हो सकते हैं। एक, इसकी पूरी जवाबदारी नगर निगम से ले ली जाए और इसका नोटिफिकेशन हदबंदी का करके इस तालाब को एप्को के साथ दे दिया जाए। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ही पूर्णतः अपनी टेक्निकल, अपनी सारी टीम के साथ इसका काम करे। नगर निगम एज ए ठेकेदार काम करे, लेकिन मालिक बन के काम न करे। दूसरी चीज, यहां पर हमारे पास हिंदुस्तान के 25% लोकल पक्षी रहते हैं, तो और वन विहार इससे लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकार को आगे बढ़ के इसे एक बर्ड सेंचुरी का दर्जा दे देंगे तो वहाँ वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट एक्ट लगेगा, तो उससे वन की कटाई भी बचेगी। जो 17 लाख वहाँ पेड़ लगे हैं वो बचेंगे। उससे भोपाल को बहुत अच्छा पर्यावरण मिलेगा। इसके अलावा एक और रोचक तथ्य यह है कि जो वेटलैंड होता है वो कार्बन इमिशन का भी काम करता है। आज हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, क्लाइमेट चेंज की, तो उसके लिए सबसे अच्छा काम करता है ये वेटलैंड, जिसके लिए ये है। दूसरी चीज, हम एसटीपी बना के उसका पानी तालाब में छोड़ रहे हैं, जिसका 40% पानी जो है भोपाल के लोग पीते हैं। एनजीटी का आदेश है कि आप एसटीपी बनाते हैं तो उसके पानी का आप दूसरी जगह, अन्य जगह उपयोग करें, निर्माण में करें, शहर के अन्य बगीचों में उपयोग करें। उसकी जगह हमने आसान तरीका निकाला, उसे तालाब में छोड़ दिया, जबकि उस एसटीपी की आवश्यकता नहीं थी। भोज वेटलैंड में इसके चारों तरफ एक माला की तरह, गार्लैंड की तरह पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके से मेंटेनेंस की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से इसमें मुश्किल से एक 10-20 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे, जिसमें ये 1000-2000 करोड़ की नगर निगम बात करता है। 10-20 करोड़ रुपए में तालाब में पानी जाना रुक जाएगा, गंदा पानी। वो इस ढंग से प्लांट है, पूरे पाइपलाइन जिंदा है, सिर्फ चौक हो गए। जैसे अपने घर पे गटर चौक हो जाता है, मोहल्ले में गटर चौक हो जाता है, वो लाइन चौक हो गई है, उसको साफ करने की आवश्यकता है। ऐसे मैं पॉइंट दिखा सकता हूं, ऐसे सरकार को सब मालूम है, लेकिन नगर निगम में काबिल अफसर नहीं है जो तालाब को देख सके। वेटलैंड रिकमेंडेशन भेजता है, उसको क्रियान्वयन करने का काम कर नहीं रहे हैं। और मैं आम जनता से ज्यादा नगर निगम को इस तालाब को खत्म करने के लिए जिम्मेदार मानता हूं, और सीधा सीधा आरोप लगाता हूं कि अगर नगर निगम के पास यह तालाब रहा तो आने वाले 5 साल में ही आपको तालाब दिखना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। गौरव चतुर्वेदी जी, सबसे बड़ा खतरा भोपाल की बड़ी झील के लिए नगर निगम भोपाल ही है, यानी जो बागड़ है वही इसको खाने वाली है। ये चीज निकल कर आ रही है, क्योंकि जब जब नगर निगम एक्टिव होती है, अतिक्रमण घटने के बजाय बढ़ जाते हैं, और इसका मालिकाना हक जब तक इससे नहीं लिया जाएगा वापस, जैसा राठी जी बता रहे हैं, पर्यावरण विभाग को दिया जाए, एफको को दिया जाए, वो इसको बचा सकता है। आपकी 2 टूक टिप्पणी, समय कम है, जल्दी से बताएं। राठी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे नगर निगम से लेकर पर्यावरण विभाग को या एफको को दे दिया जाना चाहिए, जिससे कम से कम किसी भी प्रकार की जब वैधानिक अनुमतियों की आवश्यकता हो तो उनके पास जाना पड़े, और वो मुनारों के कारण वहां पर किसी भी तरीके के अवैध निर्माण को लेकर के रोक लगाई जाए। और साथ ही मैं राज्य जी की उस बात का भी समर्थन करता हूँ कि फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया जाना चाहिए, जिससे वहां पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण और कटाई ना हो सके। बिल्कुल। उमाशंकर जी, आपकी राय बहुत संक्षेप में। सर, ये जितनी भी चीजें हम लोगों को करना चाहिए, आम लोगों को, वो तो करना ही है। भोपाल के लोगों को जागने की ज्यादा जरूरत है। और अभी पिछले अक्टूबर में एक चीज और हुई है, वेटलैंड अथॉरिटी को तालाबों की शिकायत के लिए अधिकृत कर दिया गया, उसकी एक साइट बना दी है। तो अतिक्रमण और गंदगी और किसी भी प्रकार के शिकायत के लिए सीधे वेटलैंड अथॉरिटी को
चलिए लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई तो होती नहीं है, अथॉरिटी किसको बना दिया जाए। सवाल ये कि मालिकाना हक जब तक नहीं होगा तब तक ये दिक्कतें होती रहेंगी। आप चारों मेहमानों को मैं धन्यवाद करता हूं। गौरव जी आपका भी, उमाशंकर जी आपका भी, राठी जी आपका भी और योगीराज योगेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को बता दें कि बड़ी झील खतरे में है, लेकिन जो बातचीत से निकला है वो ये कि सबसे बड़ा खतरा भोपाल की बड़ी झील को नगर निगम भोपाल से ही है, क्योंकि ये इसको बचाने के बजाय इसको मारने में लगा है। जितने जल्दी इस बात को समझा जाएगा उतने जल्दी झील बचेगी, क्योंकि नगर निगम भोपाल ही इसके नए हत्यारे के रूप में सामने आ रहा है। बखबर में सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।